बैक क्लास हम लोग का हो चुका है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी फैक्टर पे हम लोग वर्क कर चुके हैं और मैंने ये बताया था कि जितना ज़्यादा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स होता है उतना ज़्यादा स्टेबल होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। एक नोटेबल जो पॉइंट मैंने लिखवाया था आपको, नोट का पॉइंट क्या था? नोट का पॉइंट ये था कि विद इंक्रीज इन, बोला था मैंने कि विथ इंक्रीज इन पाई बॉन्ड stability of resonating structure increases, RS increases। अच्छा, एक चीज और, ये तो मैंने आपको बोला ही था, इसमें एक अगला जो पॉइंट जो बोल रहे हैं उसको समझिएगा। ये बात को बैठा लेना है कि सेकंड पीरियड एलिमेंट कंटेन मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या, इस सेकेंड पीरियड एलिमेंट में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होल्ड नहीं हो सकता। मैक्सिमम जो कैपेसिटी है वो कितने का है? 8 इलेक्ट्रॉन का है। 8 से कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकता है। अब जैसे कि मान के चलो ना, आप सपोज करो कि ऐसा स्ट्रक्चर दे दिया आपको, ये दिया हुआ है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऐसा दे दिया है, ठीक है ना। और तीसरा जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस फॉर्म का दिया हुआ है। सबसे पहला आप ये बताओ कि अगर ये चार, मतलब एक जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन है आपका ए है, बी है और ये सी है, बोल रहा है स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताना है, स्टेबिलिटी ऑफ आरएस बताना है। तो स्टेबिलिटी ऑफ आरएस के लिए सबसे पहला जो मैं बोलूँगा आपको कि सो ई ऑप्शन में अगर आप चेक करते हो तो ई में जो पाई बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है। कितना दिखाई दे रहा है? 1 2 3 4 5। ए में 5 पाई बॉन्ड है। वैसे मैं बी की बात करूँ तो 1 2 3 4 पाई बॉन्ड है। और सेम एज अगर सी का बात करें तो सी में आप देख लो 1 2 3 पाई बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड का वैल्यू कितना हो गया? 3 हो गया। जैसा कि मैंने आपको बोला है कि पाई बॉन्ड के बढ़ने से स्टेबिलिटी बढ़ता है, तो उस अनुसार तो होना चाहिए था ए तब बी तब सी। ये क्या स्टेबिलिटी ऑर्डर होना चाहिए था? स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर है ये होना चाहिए था ए तब बी तब सी। लेकिन ये क्या हो जाता है? रॉन्ग हो जाता है। क्यों रॉन्ग हो जाता है? जरा ध्यान से देखो। आप ऑप्शन ए की बात करोगे तो ए जो है, ए में नाइट्रोजन जो है ये सेकेंड पीरियड एलिमेंट है। नाइट्रोजन कौन सा पीरियड है? सेकेंड पीरियड है। यार सेकेंड पीरियड एलिमेंट में कौन कौन सा आता है? पहले ये देखो आप, जो सेकेंड पीरियड है, सेकेंड पीरियड में आप क्या क्या बोलते हो? सेकेंड पीरियड में बोलते हो बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सब सेकेंड पीरियड एलिमेंट होता है। तो ये वाले में आप देखो, जरा ध्यान से देखो, ए में नाइट्रोजन सेकेंड पीरियड है और सेकेंड पीरियड में मैक्सिमम कितना होना चाहिए? मैक्सिमम होल्ड कितना होल्ड कर सकता है? 8 इलेक्ट्रॉन। बट यहाँ पे अगर आप बात करते हो तो ये वाले में देखो, नाइट्रोजन में जैसा कि मैंने आपको बोला था, सिंगल बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन जाता है वो 2 इलेक्ट्रॉन जाता है। डबल बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन जाता है। 4 कैसे? 2 यहाँ से 2 यहाँ से। सेम एज ट्रिपल बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन जाता है। तो आप उसके बेसिस पे देखोगे तो यहाँ देखो, डबल बॉन्ड में 4 4 8 2 10 इलेक्ट्रॉन कितना है? 10। और नाइट्रोजन कौन सा है? ये नॉट पॉसिबल। क्यों नॉट पॉसिबल भाई? इसलिए नहीं पॉसिबल होगा क्योंकि नाइट्रोजन आपका सेकेंड पीरियड एलिमेंट है और सेकेंड पीरियड में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन होल्ड हो सकता है? 8। यहाँ पे मैंने होल्ड कितना करवा दिया है? मैंने यहाँ पे होल्ड करवा दिया है 10 इलेक्ट्रॉन, जबकि सेकेंड पीरियड में कितना इलेक्ट्रॉन होल्ड हो सकता है? मैक्सिमम 8। तो उस वजह से ये नॉट पॉसिबल है। इस वजह से ये अनस्टेबल है। अनस्टेबल क्यों है भाई?
जितना कैपेसिटी होगा आप उतना ही ना इलेक्ट्रॉन डालोगे। सेकेंड पीरियड में मैक्सिमम कैपेसिटी होता है 8 का, आपने डाल दिया है 10 इलेक्ट्रॉन, जो कि कभी हो ही नहीं सकता है। तो उस वजह से अगर मैं स्टेबिलिटी का ऑर्डर बोलूँ तो स्टेबिलिटी वाइज बाबू सबसे पहले बोलना तुम कि सो बी होगा, क्योंकि देखो सब में 8 है, बी के बाद सी बोलना और सबसे पीछे ए बोलना। ए पीछे क्यों फेंका गया, इसके पीछे कारण है, क्योंकि नाइट्रोजन, जैसा कि आपको पता है नाइट्रोजन कौन सा पीरियड का है, सेकंड का है, और सेकंड पीरियड में कभी भी 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं होल्ड हो सकता। तो हाँ ठीक है, ये कंसेप्ट आपको लगाना है कि पाई बॉन्ड के बढ़ने से स्टेबिलिटी बढ़ता है, लेकिन ऐसा थोड़ी ना कर दोगे कि जिसमें जो है इलेक्ट्रॉन 8 से ज़्यादा होल्ड ही नहीं हो सकता, उसमें ज़बरदस्ती 8 से ज़्यादा थोड़ी ना होल्ड करवा सकते हो। पाई बॉन्ड ज़्यादा है मानता हूँ, ए वाले में 5 पाई बॉन्ड है और बी वाले में आपको 4 ही है, होना चाहिए था ए का, लेकिन एक क्यों नहीं हुआ, इसके पीछे कारण है कि नाइट्रोजन जो है ए वाला में नाइट्रोजन सेकंड पीरियड एलिमेंट है, और सेकंड पीरियड में मैक्सिमम होल्डिंग कितना का होता है, 8 इलेक्ट्रॉन का होता है, जो कि आपने कितना कर दिया यहाँ पे 10, जो कि पॉसिबल होगा नहीं। उस वजह से एग्जैक्ट इसका जो सही आंसर होगा वो सही आंसर आपको क्या होगा, तो ये आपने देख लिया सेकंड पीरियड में कभी भी मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होल्ड नहीं हो सकता है। उस वजह से स्टेबिलिटी का ऑर्डर जो है क्या हो जाएगा, बी तब सी तब ए, ये एक्चुअल ऑर्डर हो जाएगा स्टेबिलिटी का। चलिए फिर नेक्स्ट टर्म की ओर बढ़ते हैं। अगला जो टर्म आता है ज़रा ध्यान से सुनते चलिए। तो जो मैंने बोला था बस सारा ठीक है, पाई बॉन्ड को प्रायोरिटी देना है, लेकिन एक बात याद रखना है कि किसी कभी अगर सेकंड पीरियड एलिमेंट मिल रहा हो तो उसमें वो 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा कभी होल्ड नहीं करवाएंगे। मैक्सिमम कितना होल्ड करवाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन ही होल्ड करवाएंगे। चलिए नेक्स्ट टर्म की ओर बात करते हैं। अगले टर्म पे बात करें हम तो क्या बोलेंगे, जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला बाबू एक ऐसे समझो, आप जरा ध्यान से समझना इसको, जैसे कि यहाँ पे मान लो कि कोई ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से सुनिए, जिस पोजीशन पे ग्रुप लगा रहता है उस पोजीशन को हम लोग को कहना होता है इप्सो। इसको क्या कहते हैं, इप्सो। इप्सो के अगल बगल वाला पोजीशन को कहा जाता है ऑर्थो। ऑर्थो के अगल बगल वाले को कहा जाता है मीटा। मीटा के बाद वाला जो होता है उसे कहते हैं पैरा पोजीशन कहते हैं। क्या मैंने बोला, एक बार फिर से सुन लो। ये डिनोटेशन आपके दिमाग में सेट होना चाहिए, एकदम बैठा लीजिए। जैसे जैसे बोले हैं उस सारे टर्म को बैठाना है आपको। सबसे पहला तो ये बैठाना है आपको कि किसको कौन सा पोजीशन क्या कहलाता है, नहीं कहलाता है। मैंने बोला कि मान लो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम ऐसा ले ले, सपोज करो कि मैंने ये OH ले लिया है, तो मैंने क्या बोला आपको, मैंने ये बोला कि जिस पोजीशन पे ग्रुप रहता है उस पोजीशन को, ये पोजीशन को क्या कहेंगे, इप्सो कहेंगे। इप्सो के अगल बगल में जो होगा ये कहलाएगा ऑर्थो, ये ऑर्थो। ऑर्थो के अगल बगल में जो होगा उसे कहेंगे मेटा, ये भी कहलाएगा मेटा। अब मेटा के बाद वाला पोजीशन को हम लोग को कहना है पैरा पोजीशन कहना है। जैसे कि मान के चलो मैंने ऐसा ले लिया सपोज, ठीक है, और हम ऐसा बोल रहे हैं आपसे, हमने बोला कि सो भाई ये काम करो कि ऐसा ले लो COOH। अब मैंने बोला कि आप बताओ कौन कौन सा पोजीशन, इस पोजीशन को तो इप्सो कहोगे। इप्सो के अगल बगल वाले को ऑर्थो, ऑर्थो को O से डिनोट कर दिए। ऑर्थो के अगल बगल वाला मेटा कहलाएगा, मेटा। अब मेटा के बाद वाला को पैरा कहेंगे। तो आप एक बात बताना हमें कि आपको यहाँ से ऑर्थो पोजीशन कितना मिलेगा, ऑर्थो का जो पोजीशन है, ऑर्थो पोजीशन कितना मिलने वाला है, ऑर्थो का 2 पोजीशन, मेटा का भी 2 पोजीशन और पैरा का 1 पोजीशन मिलता है। और याद रखिएगा कि किस जो ऑर्थो मेटा पैरा वर्ड जो है ये सिर्फ और सिर्फ बेंजीन के लिए ही लागू होता है। जैसे कि मान के चलो मैंने ऐसा लिया सपोज, और यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप COH ले लो। अब बताओ, आप जरा ध्यान से देख के बताओ, जिस पोजीशन पे ग्रुप है उसको इप्सो,
इप्सो के अगल बगल वाले को ऑर्थो कहते हैं, ऑर्थो के अगल बगल वाले को क्या कहेंगे, मेटा कहेंगे, और मेटा के अगल बगल वाले को पैरा पोजीशन कहेंगे। तो बैठा लेना है एकदम दिमाग में, जैसे जैसे कोई भी आपसे पूछे आपको सेट रखना है। जैसे मान लो कि मैंने ये बोला भाई एनालीन ले लो, एनालीन में बताओ कौन सा पोजीशन क्या होगा। ये वाला जहाँ पे ग्रुप है इसको इप्सो, इप्सो के अगल बगल वाले को ऑर्थो, ऑर्थो के अगल बगल वाले को मेटा, और मेटा के अगल बगल वाले को पैरा पोजीशन कहेंगे। जैसे कि मान के चलो मैंने ऐसा कह दिया, सपोज ऐसा कह दिया NO2 ले लो। अब बताना है आपको पोजीशन डिसाइड करना है कि कौन सा पोजीशन आपके लिए क्या है नहीं है। मैंने बार बार बोला है कि जिस पोजीशन पे ग्रुप होता है इस पोजीशन को हमने कहना है इप्सो पोजीशन, इप्सो के एडजेसेंट पोजीशन को ऑर्थो कहना है, ऑर्थो के एडजेसेंट पोजीशन को मेटा कहना है, और मेटा के एडजेसेंट पोजीशन को पैरा। ये मतलब रट जाना कि ये पोजीशन ऑर्थो है। जहां से ग्रुप है ग्रुप से डिसाइड करो आप कि उसका एडजेसेंट पोजीशन क्या होगा। जहां पे ग्रुप है उसको इप्सो कहना है, इप्सो के अगल बगल वाले को ऑर्थो कहना है, ऑर्थो के अगल बगल वाला मेटा होगा, मेटा के बाद वाला पैरा। तो बताइए जल्दी से, आप बताओ ऑर्थो कितना है। ऑर्थो पोजीशन आपको 2 है, मेटा भी 2 है, पैरा पोजीशन आपको कितना मिलने वाला है 1। तो पहले तो हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए कि कौन सा पोजीशन ऑर्थो, कौन सा मेटा और कौन सा पैरा पोजीशन होगा। चलिए नेक्स्ट टर्म की ओर अगर हम लोग प्रोसीड करते हैं, जरा ध्यान से देखना है आपको। तो क्या आएगा जरा गौर से देखिए। अगला टर्म पे बात करते हैं, एक नोटेबल पॉइंट के साथ स्टार्ट करते हैं, जरा ध्यान से सुनना है। नोट का पॉइंट क्या है, नोटेबल पॉइंट है बाबू कि मेटा पोजीशन is not a resonance stabilizer, मेटा पोजीशन not a resonance stabilizer, नॉट अ रेजोनेंस स्टेबलाइज। मेटा पोजीशन जो होता है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं होता है। पहले तो ये बैठा लीजिए, ये पॉइंट को एकदम मेरी मार्क कर लेना है कि मेटा पोजीशन के बारे में अगर कोई पूछे तो क्या बोलना है आपको, मेटा पोजीशन पे रेजोनेंस का असर नहीं होता। कौन सा ऐसा पोजीशन है, कोई पूछे कौन सा ऐसा पोजीशन है जो रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं होगा, तो मेटा कैसे, जरा ध्यान से आप देखते चलो। मान के चलो कि मैंने ऐसा ले लिया, यहाँ पे सपोज इस तरह से कह रहा हूँ, ये मान के चलो कि यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड डबल डबल यहाँ OH ले लिया है। अब बताओ आप लोन पेयर पाई कंजुगेशन, मैंने बताया था लोन पेयर पाई कंजुगेशन में कितना एरो लगाते हैं, 2 एरो का यूज किया जाता है। कर दो आप 2 एरो। ध्यान से देखिएगा, जैसे ही आप 2 एरो यूज करते हो तो बताओ अगर सपोज करो कि यहाँ पे OH है तो रेजोनेंस के बाद ये सिंगल बॉन्ड किस में चेंज हो जाएगा, डबल में। डबल बॉन्ड किस में चेंज हो जाएगा, सिंगल में। यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, फिर एज इट इज ऐसे दिखा। देखो फिर से जरा ध्यान से देखो, निगेटिव पाई कंजुगेशन, निगेटिव पाई कंजुगेशन के कॉन्सेप्ट से चलते हैं तो क्या होगा जरा ध्यान से देखिएगा। निगेटिव पाई कंजुगेशन के हेल्प से बताओ सिंगल बॉन्ड किस में चेंज हो जाएगा, डबल में। यहाँ पे माइनस, फिर यहाँ पे एज इट इज डबल, ये OH प्लस। फिर बताओ आप निगेटिव पाई कंजुगेशन, इससे आपको ये नहीं करना है कि सर ये रोटेट करके लिख दिया, उससे क्या मतलब, OH था, OH मैंने दिखा दिया है, OH के जस्ट बगल वाला पोजीशन को आपको ऑर्थो कहना है, इसके बाद वाला को मेटा, तब पैरा। अब देखो निगेटिव पाई कंजुगेशन के हेल्प से चले तो क्या लिखना है हमें, जरा गौर से देखिएगा। जैसे ही आप चलोगे तो यहाँ पे डबल कंजुगेशन के बाद यहाँ भी डबल, सिंगल बॉन्ड डबल, डबल सिंगल में। रेजोनेंस अगर ठीक नहीं है तो जाकर रेजोनेंस देखिए, ये सब टर्म पढ़ा चुका हूँ। अब देखो निगेटिव पाई कंजुगेशन से चलते हो आप, तो बताओ निगेटिव पाई कंजुगेशन के हेल्प से हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग को कहना है ये डबल, यहाँ भी डबल, यहाँ भी डबल, और ये हो जाएगा OH। अब जरा ध्यान से देखो आप, अगर आप ये ग्रुप को देखते हो तो देखने से आपको क्या दिखाई दिया, देखने से लग रहा है कि सर आपने बोला था कि जहाँ पे ग्रुप होता है उसे इप्सो, इप्सो के बगल वाला ऑर्थो। चार्ज कहाँ पे आ रहा है, पहले ये देखो, ऑर्थो पे आ रहा है। ऑर्थो पे कौन सा चार्ज आ रहा है, निगेटिव चार्ज आ रहा है।
फिर देखो यहाँ पे देखो ग्रुप के बगल वाला ऑर्थो मेटा पैरा, इस पोजीशन को कौन सा पोजीशन कहते हैं, पैरा पोजीशन कहते हैं, पैरा पे निगेटिव चार्ज है। फिर देखो यहाँ से जरा ध्यान से देखो, ऑर्थो ग्रुप के जस्ट बगल वाला अगल बगल वाला ऑर्थो होता है, तो ये भी ऑर्थो ये भी ऑर्थो। फिर आप हमें ये बताओ निगेटिव चार्ज कहाँ पे आ रहा है, ऑर्थो पोजीशन पे आ रहा है, ठीक है ना। तो निगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ आ रहा है देखना है, निगेटिव चार्ज आप देखो कहाँ कहाँ आ रहा है, ऑर्थो पे आ रहा है और कहाँ आ रहा है, पैरा पे आ रहा है। अब जरा ध्यान से देखो मेटा पोजीशन की अगर बात करते हैं हम लोग, तो मेटा पोजीशन क्या होता है, ये तो ऑर्थो हो गया, ग्रुप के जस्ट बगल वाला ऑर्थो, ऑर्थो के बाद वाला को मेटा कहते हैं। तो जरा ध्यान से देखना, फिर से बोलो जरा ध्यान से देखो, ये वाला ऑर्थो ऑर्थो है, ग्रुप के अगल बगल वाला, इस पोजीशन को आप क्या कहोगे, ऑर्थो कहोगे। ये वाला पोजीशन को क्या कहोगे, मेटा कहोगे, और ये वाला को क्या कहोगे, पैरा कहोगे। फिर से जरा ध्यान से देखना है बोला था कि जहाँ पे ग्रुप होता है ग्रुप के अगल बगल वाला ऑर्थो होता है, तो ये ऑर्थो हो गया, ये वाला मेटा हो गया, और ये वाला पोजीशन पैरा पोजीशन हो गया। यहाँ देखना है, ये वाला ऑर्थो हो गया, ये पोजीशन भी ऑर्थो हो गया, ये वाला मेटा हो गया, और ये वाला पैरा हो गया। तो आप देखो चार्ज की बात कर रहे हैं, तो आप पहले में ये बताओ ओ से ऑर्थो है, आप देखो चार्ज कहाँ कहाँ हो रहा है, निगेटिव चार्ज जो है ऑर्थो पे आ रहा है, पैरा पे आ रहा है। मेटा पोजीशन देखो कोई चार्ज नहीं, यहाँ भी देखो मेटा पे कोई चार्ज नहीं है, यहाँ भी देखो मेटा पे कोई चार्ज नहीं है। अगला में अगर मान के चलो कि अगर मैंने ऐसा ले लिया, सपोज इस तरह से ले लिया, COH कह दिए। चलिए अब इसके बारे में हमें बोलना है, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। मान के चलो फिर से ऐसे ही लिख रहे हैं COH। अब बताना आप क्या दिखाई दे रहा है, पाई कंजुगेशन पाई कंजुगेशन में मैंने बोला था मूवमेंट लेस से मोर की ओर होता है, करवा दो मोर की ओर। तो जरा ध्यान से देखो HCO पे माइनस, यहाँ डबल बॉन्ड। फिर जरा ध्यान से देखिएगा कंजुगेशन के दौरान सिंगल डबल में, डबल सिंगल में, और यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। फिर देखो पाई पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन के हेल्प से चले तो क्या लिखेंगे, H, यहाँ पे C, यहाँ पे O पे माइनस। फिर जरा ध्यान से देखना है आपको, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पॉजिटिव। फिर देखो इसमें सेम एज अगर इस तरह से चले तो क्या होगा, पाई पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन, HCO पे माइनस। फिर जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या था, डबल बॉन्ड था। फिर देखना है ये डबल, यहाँ भी डबल, यहाँ पॉजिटिव। फिर वैसे ही पाई पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन करवा दो आप, तो पाई पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन के हेल्प से आप क्या बोलोगे, जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे H, यहाँ C, ये हो जाएगा, देखना है जरा ध्यान से देखो, ये वाला जो है C है, प्लस माइनस तो ये डबल, यहाँ भी डबल डबल, और यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड। क्या कर दिए हैं, ये पाई पॉजिटिव चार्ज से यहाँ प्लस प्लस माइनस मिलके डबल बॉन्ड बना लेगा। तो आप बताओ, यहाँ भी देखो चार्ज की बात करते हो तो ग्रुप के, बार बार मैंने बोला है कि किसी जो ग्रुप है, ग्रुप के एडजेसेंट वाला, ध्यान से देखो, ये वाला पोजीशन तुम्हारा ऑर्थो है, ये वाला पोजीशन तुम्हारा मेटा है, और ये वाला पोजीशन तुम्हारा पैरा है। तो आप जरा गौर से देखोगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा रेजोनेंस के दौरान चार्ज जो है, एक पे निगेटिव है दूसरे पे पॉजिटिव चार्ज की ही बात कर रहे हैं। तो आप बताओ पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ आ रहा है, ध्यान से देखो, पॉजिटिव चार्ज ये देखो, ये पोजीशन ऑर्थो पे आ रहा है। फिर देखो यहाँ पे देखो, ये वाला पोजीशन को पैरा पोजीशन कहते हैं। फिर देखो ये ऑर्थो, मेटा पे कहीं भी चार्ज नहीं आ रहा है। तो एक फैक्टर बैठा लेना है हम लोग को, क्या बैठाना है, जरा ध्यान से सुनना है जो बोल रहे हैं। अगर मान के चलो कि कोई भी ग्रुप लगा हुआ है, तो आपको पता है, जैसा कि आप जानते हो, क्या जानते हो कि ये वाला पोजीशन इप्सो होता है, ये वाले को ऑर्थो कहते हैं, ये वाला को मेटा कहा जाता है, ये वाला को पैरा कहा जाता है। तो कह सकते हैं ना कि सो हम लोग क्या कहेंगे कि सो जो ये मेटा पोजीशन है, मेटा पोजीशन जो है, ये बैठा लीजिएगा एकदम ध्यान से, मेटा पोजीशन, मेटा पोजीशन
is not a resonance stabilizer because no charge develop at meta position कोई तरीका का चार्ज डेवलप नहीं हो रहा है मेटा पोजीशन पे, इसलिए हम लोग बोलेंगे मेटा पोजीशन जो है रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं होता। जबकि ऑर्थो पे बात करो तो ऑर्थो पे चार्ज आ जाएगा, पैरा पे चार्ज आ रहा है, लेकिन मेटा पोजीशन पे कोई चार्ज वार्ज नहीं आ रहा है। उस वजह से हम लोग को क्या कहना है कि मेटा पोजीशन जो है, क्या बोलना है, मेटा पोजीशन रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं होता है। बैठा लीजिएगा। कोई पूछेगा कि कौन सा ऐसा पोजीशन है जो रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं, अरे यार रेजोनेंस से क्या होता है, रेजोनेंस का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा तो चार्ज का मूवमेंट होगा। अब देखो चार्ज कहाँ कहाँ आ रहा है, चार्ज ऑर्थो और पैरा पे आ रहा है, कौन सा पोजीशन पे नहीं आ रहा है, मेटा पोजीशन पे नहीं आ रहा है। उस वजह से हम लोग को क्या कहना है कि मेटा पोजीशन जो है रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट टर्म पे आते हैं हम लोग, यहाँ तक तो हो गया था, ये सब देख लिए हैं। अब अगले टर्म की ओर प्रोसीड करते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। अब जो टर्म बताने जा रहे हैं बाबू वो है कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है ना, कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। हम लोग देखने जा रहे हैं बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का कैलकुलेशन देखने जा रहे हैं। तो जरा ध्यान से समझना बाबू, जो बॉन्ड ऑर्डर को हम लोग ऐसे करते हैं, दो टर्म में पढ़ लेते हैं बॉन्ड ऑर्डर को, बीओ सॉफ्टली लिख रहे हैं बॉन्ड ऑर्डर को। पहला, क्योंकि होता क्या है कि इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन पूछ लेता है, तो हम तो ज़्यादा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पे नहीं जाएंगे, इस तरह से बता दे रहे हैं जिससे कि आपका काम हो जाए। देखो इसको दो फॉर्म में पढ़ेंगे, पहला पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक के लिए जो आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हो, और दूसरा पढ़ेंगे ऑर्गेनिक के लिए। दो फैक्टर में हम लोग को पढ़ना है बॉन्ड ऑर्डर, इनऑर्गेनिक के लिए, दूसरा फैक्टर पढ़ेंगे ऑर्गेनिक के लिए। तो आइए जरा बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसे हम लोग को बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। तो देखो भाई, इनऑर्गेनिक में हम लोग हमेशा डायटॉमिक सिस्टम की बात करते हैं, डायटॉमिक सिस्टम के लिए बॉन्ड ऑर्डर देखते हैं। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है। बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं इफेक्टिव नंबर ऑफ बॉन्ड, इफेक्टिव नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम। दो एटम के बीच में जो इफेक्टिव नंबर ऑफ बॉन्ड होता है उसी को बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं। जैसे मान लो कि एक्स वाई है, यहाँ पर बताओ कितना बॉन्ड दिखाई दे रहा है, एक, तो बोलेंगे बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा। मान लो कि हमने लिखा एक्स डबल बॉन्ड वाई, बताओ इसके बीच में कितना बॉन्ड है, 2, तो लिखेंगे बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा। फिर मान के चलो मैंने लिखा एक्स ट्रिपल बॉन्ड वाई, तो जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर मैंने ऐसा लिखा एक्स ट्रिपल बॉन्ड वाई तो बताओ यहाँ पे 3 बॉन्ड है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना लिखोगे आप, 3 लिखोगे। मतलब मेरे कहने का सेंस है कि जितना नंबर ऑफ बॉन्ड होता है दो एटम के बीच में, जितना इफेक्टिव नंबर ऑफ बॉन्ड होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं। अब चलिए हम लोग एक एक कर करके बात करते हैं। सबसे पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे स्टार्ट करते हैं, उसके बाद ऑर्गेनिक में आएंगे। इनऑर्गेनिक में डायटॉमिक सिस्टम के लिए हम लोग बॉन्ड ऑर्डर देखते हैं। बॉन्ड ऑर्डर किसके लिए देखेंगे, बॉन्ड ऑर्डर ये फॉर डायटॉमिक सिस्टम, डायटॉमिक सिस्टम के लिए बॉन्ड ऑर्डर देखना होता है। अब देखो बॉन्ड ऑर्डर का तो ऐसे फॉर्मेट बोला जाता है 1 + π/σ बोला जाता है, लेकिन हम लोग को उतना करना नहीं है।
पहले तो आप ये समझो कि बॉन्ड ऑर्डर में जो मैंने बोला वो बात को समझना है कि सो जितना इफेक्टिव नंबर ऑफ बॉन्ड जो होता है उसी को हम लोग बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं। इफेक्टिव नंबर ऑफ बॉन्ड को ही क्या कहते हैं, बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं। अब जरा ध्यान से समझना है कि सो कैसे निकालेंगे इनऑर्गेनिक में। जनरली बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला होता है 1+π/σ, लेकिन जो बोल रहे हैं उस बात को समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ऑर्गेनिक में 1+π/σ और इनऑर्गेनिक में निकालना हो तो NB - Na/2 के हेल्प से हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि मैंने फिर से बोला है कि किसी बॉन्ड देख लो, यहाँ पे बॉन्ड लिख रहे हैं। अगर बॉन्ड तुम्हारा सिंगल है, सिंगल बॉन्ड है, तो बोलना कि बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू 1 होगा। अगर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है तो बोलना है कि बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू 2 होगा। और अगर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो बोलना है कि बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू 3 होगा। तो सबसे पहले तो 1 बाई 1 चलिए हम लोग इनऑर्गेनिक पे बात करते हैं। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, इफेक्टिव नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम। दो एटम के बीच में जितना इफेक्टिव नंबर ऑफ बॉन्ड्स होता है उसी को बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं। अब जैसे कि देखो, सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए क्या करना है। इनऑर्गेनिक वाले में अगर मैं बात करूं, अगर आप इनऑर्गेनिक की बात करते हो तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक तो है कि केमिकल बॉन्डिंग से जाओ। तो देखो यार, ऐसे पढ़ लो जैसे कि काम हो जाए। अब इतना मतलब कि ऐसे पढ़ना है जैसे क्वेश्चन हो जाए, ठीक है ना, और इस तरह से पढ़ते चलना है। अब बॉन्डिंग में तो खैर बहुत डिटेल में पढ़ना होता है, हम इतना बता देंगे कि आपसे क्वेश्चन छूटे ना। तो जरा ध्यान से सुनिएगा, इनऑर्गेनिक की बात करेंगे तो इनऑर्गेनिक में बॉन्ड ऑर्डर में मैंने बोला कि अगर सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 1, डबल है तो बॉन्ड ऑर्डर 2, ट्रिपल है तो बॉन्ड ऑर्डर 3। तो जरा ध्यान से सुनना है कि अगर बॉन्ड 14 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, क्या मैंने बोला 14 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो उस सिस्टम का बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी भी सिस्टम में 14 इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो उसका बोलेंगे बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा, मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 3 होगा। और ये 3 कब आएगा, जब 14 इलेक्ट्रॉन होगा, तो उस सिस्टम में कितना होगा, बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। अब यार सर इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, तो इलेक्ट्रॉन भी निकालने के लिए याद रखिए, जब भी इलेक्ट्रॉन निकालना है तो एटॉमिक नंबर इसका यूज कीजिएगा। ये कब यूज कीजिएगा, जब न्यूट्रल स्पीसीज हो। तो चार्ज स्पीसीज के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए क्या कीजिएगा, एटॉमिक नंबर माइनस चार्ज कर दीजिएगा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज रहा तो, पॉजिटिव आयन रहा तो। और इलेक्ट्रॉन के लिए अगला फॉर्मूला ध्यान से देखना है, एटॉमिक नंबर प्लस चार्ज कर देना यदि ये निगेटिव आयन होगा तो। मेरी बात को समझो, जैसे कि मान लो मैंने O2 लिया, O2 पे माइनस लिया, O2 पे प्लस लिया। अब यहाँ पे मैं आपसे पूछ रहा हूँ इलेक्ट्रॉन बताओ कितना होगा। तो बताना, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, न्यूट्रल वाले में एटॉमिक नंबर के बराबर। तो ऑक्सीजन का 8 होता है, 2 है तो 2 से गुना कर दो तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। फिर यहाँ देखो ऑक्सीजन का 8 होता है, 8, 2 है तो 2 से गुना करो, और जितना माइनस होगा उतना प्लस ऐड कर दोगे। फिर से बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना है। अगर निगेटिव आयन रहा तो एटॉमिक नंबर प्लस चार्ज करना है। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, 2 है तो 2 से गुना कर दिए, और 1 माइनस है तो 1 प्लस कर दिए, तो 8 9 16 17 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसी तरीके से इसमें देखो ऑक्सीजन का 8, कितना ऑक्सीजन का एटम है, 2, तो 2 से गुना कर दिए, जितना प्लस चार्ज होगा उतना माइनस कर दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा 16, तो 15 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। फिर से बोल रहे हैं, जरा ध्यान से सुना। अगर जब भी कभी आपको इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करना है तो न्यूट्रल वाले में एटॉमिक नंबर प्लस रहेगा तो एटॉमिक नंबर में से उतना माइनस कर देना, माइनस रहेगा तो जितना माइनस होगा उतना एटॉमिक नंबर में प्लस कर देना। तो वहां से आपको पता चल जाएगा, क्या पता चल जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल जाएगा। अगर 14 इलेक्ट्रॉन निकला तो वैसे सिस्टम का बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, ठीक है ना। 14 वाले का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 3 होगा। और अगला बात जो मैं बोल रहा हूं जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी सिस्टम के पास 0, 4, 8, 20 इलेक्ट्रॉन है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर बोलना है 0 होगा। बॉन्ड ऑर्डर 0 मतलब
कि that will not exist, that will not exist, वो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0, 4, 8, 20 रहा, आपको बोलना है कि वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे कि मान के चलो अगर मैंने लिया He2, तो बताओ यार इसमें पहले इलेक्ट्रॉन निकाल दो। हीलियम का एटॉमिक नंबर बताओ कितना होता है? हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है और कितना एटम है? 2 है, तो 2 से गुना कर दो तो वैल्यू आ जाएगा 4। अगर इलेक्ट्रॉन का वैल्यू, मैंने क्या बोला, अगर इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 0, 4, 8, 20 रहा, तो बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। तो He2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना बोलेंगे? बॉन्ड ऑर्डर 0 बोलेंगे। मतलब He2 एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, नॉट एग्जिस्ट। क्या नहीं एग्जिस्ट करेगा? He2 नहीं एग्जिस्ट करेगा। फिर से जरा ध्यान से सुनिएगा, 2 भाग में हम लोग क्लासीफाई करने जा रहे हैं बॉन्ड ऑर्डर को, इनऑर्गेनिक के लिए अलग, ऑर्गेनिक के लिए अलग। इनऑर्गेनिक वाले में जब भी अगर आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो जनरली केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं, बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का हेल्प लिया जाता है, वहाँ से सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, फिर बॉन्ड ऑर्डर के लिए NB - Na/2। तो हमें तो टाइम सेव करना है, ऐसे पढ़ो जैसे कि क्वेश्चन भी बनते चले, ठीक है ना। तो थोड़ा फास्टली काम कर ले। इनऑर्गेनिक का बात तो इनऑर्गेनिक में बहुत डिटेल में देखेंगे, क्रैश कोर्स है तो इतना पढ़िए जिससे कि किसी आपका काम हो और जल्दी जल्दी क्वेश्चन बने। मेन तो हम लोग क्वेश्चन को फोकस करना है। तो जरा ध्यान से देखो, 14 इलेक्ट्रॉन अगर आ गया तो आपको बोलना है कि उस सिस्टम का बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। फिर मैंने यहाँ से कुछ टर्म्स बोला है, उसको बैठा लेना है। इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल स्पीसीज में एटॉमिक नंबर के बराबर, पॉजिटिव वाला होगा तो एटॉमिक नंबर में जितना प्लस होगा उतना माइनस कर देना, और निगेटिव आयन रहा तो निगेटिव आयन के लिए जितना माइनस होगा उतना एटॉमिक नंबर में प्लस कर देना। दूसरा बात बैठा लो बाबू, 0, 4, 8, 20 बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है। बॉन्ड ऑर्डर 0 का मतलब कि He2 में कोई बॉन्ड ही नहीं बनेगा, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर तो कहते हैं किसी भी 2 सिस्टम के बीच में जो नंबर ऑफ बॉन्ड होता है उसे बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं। अब मान लो कि मैंने बोला कि He2 का बॉन्ड ऑर्डर 0, मतलब He के बीच में कोई बॉन्ड बनने वाला नहीं है, इसलिए बोला मैंने He2 एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। तो फिर से बता दे रहे हैं, ध्यान से सुनिए, 0, 4, 8, 20 का बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है और वो एग्जिस्ट नहीं करता है। 14 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है और मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, ठीक है ना। 0, 4, 8, 20 के लिए मैंने क्या बोला, उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? 0 होगा, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। चलिए नेक्स्ट टर्म की ओर बात करते हैं, अगले टर्म पे प्रोसीड करते हैं। जरा ध्यान से देखना बाबू, जैसा कि आप एक नंबर टेबल ले लो, ध्यान से सुनो। सबसे पहला नंबर टेबल में स्टार्ट करो, 14 से स्टार्ट करो। 14 से स्टार्ट कर रहे हैं, अब बढ़ते चलेंगे। 14 के बाद क्या आएगा बताओ? 15, 15 के बाद 16, 16 के बाद 17, 17 के बाद 18, तब 19, उसके बाद 20। ध्यान से सुनिएगा, ये 14 को टॉप प्रायोरिटी दे दो आप। ध्यान से सुनो, ये 14 है। अब जरा ध्यान से सुनना है, मैं बोल रहा हूँ बॉन्ड ऑर्डर का बात कर रहा हूँ। तो बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो मैंने आपको बताया था 14 इलेक्ट्रॉन जिसमें होगा उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। अब ध्यान से सुनिए, इस तरफ की ओर जा रहे हैं तो बस एक दिमाग में रखने के लिए रफ लॉजिक बता रहे हैं, 0.5 घटा दीजिए। 0.5 क्या कर देना है? डिक्रीज करते चले जाना है। तो बताइए, अगर ये 3 है तो 15 का कितना हो जाएगा? 2.5। 16 का क्या होगा? 0.5 घटा दीजिएगा तो 2। 17 का क्या होगा? 0.5 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा? 1.5। 18 का 0.5 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा? 1। 19 का 0.5 घटा दीजिएगा तो 1 में से 0.5 घटाइएगा 0.5, और 20 का कितना हो जाएगा? बॉन्ड ऑर्डर 0। मैंने वैसे भी आपको बोला था कि 20 वाले का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 0 होता है। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना है। देखो बाबू, जैसा कि 14 है, 14 का मैंने पहले ही लिस्ट में लिख दिया, सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होता है। अगर 14 इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर बोलना है कि 3 होगा, 15 वाले का 2.5 होगा, 16 वाले का 2 होगा। कैसे? मैंने बोला बस याद रखो, 14 से 20 तक जाओगे तो 0.5 घटाते जाओ। तो 3 में से 0.5 घटा दिए 2.5, 2.5 में से 0.5 घटा दिए 2, उसमें से 0.5 घटा दिए 1.5, फिर इसमें से 0.5 घटा दिए तो 1.5 में से 0.5 घटा दो 1, 1 में से 0.5 घटा दो 0.5, 0.5 में से 0.5 घटा दो तो 0 आ जाएगा। अब जरा ध्यान से देखना, ये तो 14, 15 था। अब एक एक घटाते जाओ। अब एटॉमिक नंबर, ये तो एटॉमिक नंबर की बात किए थे। एटॉमिक नंबर, अगर मान लो कि एटॉमिक नंबर बोलो, नहीं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलो।
सबसे अच्छा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलो। अब जरा ध्यान से देखो, अगला फिर से बात कर रहे हैं, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम एज, ऐसे बोल रहे हैं, जरा ध्यान से देखना, फिर से हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का बात करने जा रहे हैं। तो 14 है तो 14 से एक कम 13, 13 के बाद बताओ क्या होगा, 13 के बाद 12, 12 के बाद 10, 10 के बाद 9, 9 के बाद, और जरा ध्यान से एक बार फिर से बोल रहा हूँ, जरा ध्यान से देख लीजिएगा, 13, 12, 12 के बाद 11, 11 के बाद 10, 10 के बाद 9, 9 के बाद 8। तो ये भी आपका इलेक्ट्रॉन है। जरा गौर से सुनिए, ध्यान से सुनते रहना है, जो बोल रहे हैं सुनिए। आप पहले तो ये बैठा लो बाबू कि 15 और 13 वाले का बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा, कितना होगा 2.5। 16 और 12 वाले का बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा, कितना होगा 2 होगा। 17 और 10 वाले का बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा, कितना होगा 1.5 होगा। उसी तरीका से जरा ध्यान से 18 और ये क्या था आपका 11 था, ये था 10 है, 18 और 10 वाले का बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा। 19 और 9 वाले का बॉन्ड ऑर्डर 0.5 होगा। और 0, 4, 8, 20 तो मैंने लिस्ट में ही बता दिया था आपको कि उसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है। तो यार ये क्या है बाबू, बॉन्ड ऑर्डर है, और ये सब क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो ऐसे याद रखो, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ऊपर वाले में मैंने बोला कि सो बस 14 का याद रखना है। 15 वाले में बॉन्ड ऑर्डर 3 है, 3 में 0.5 घटा दो, 2.5, 2, 1.5, 1.5, 0। अब यही बॉन्ड ऑर्डर किस किस के लिए सेम होता है उसको याद रखने के लिए बोल रहे हैं। 14 है, अब डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाओ, 14 के बाद क्या आएगा, 13, 12, 11, 10, 9, 8। जो 15 का बॉन्ड ऑर्डर होगा वही 13 का होगा, जो 16 का बॉन्ड ऑर्डर होगा वही 12 का बॉन्ड ऑर्डर होगा, जो 17 का होगा वही 11 का होगा, जो 18 का बॉन्ड ऑर्डर होगा वही 10 वाले का होगा। तो ये कुछ टर्म्स जो मैंने बताया है उसको आप एकदम दिमाग में बैठा लो। अब जैसे कि बाबू अगला टर्म जरा ध्यान से समझना, जो फैक्टर बोल रहे हैं एकदम फोकस होकर सुनना है। अगला टर्म क्या आता है, अगला टर्म आता है कि जितने भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की बात करो। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज किसको कहते हैं, जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसमें होता है उसे हम लोग कहेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहेंगे। तो वैसा स्पीसीज जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो याद रखिएगा कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैविंग सेम बॉन्ड ऑर्डर, सेम बॉन्ड ऑर्डर। जैसे आप इसको ऐसा समझो, मान के चलो मैंने दिया N2, मैंने दिया CO, मैंने दिया O2 पे 2+, ये एग्जाम्पल दे दिए हैं और आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। सबसे पहले एक काम करो यार, इलेक्ट्रॉन निकालो। बॉन्ड ऑर्डर के लिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन निकाला करो। इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, 2 है एटम तो 2 से गुना कर दोगे तो हो जाएगा 14 इलेक्ट्रॉन। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, 8, 6 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। यहाँ देखो जरा ध्यान से देखो, ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 होता है, 2 है तो 2 से गुना कर देंगे। मैंने बोला था कि अगर प्लस आयन है तो जितना प्लस होगा एटॉमिक नंबर में उतना प्लस को माइनस कर देंगे, और निगेटिव आयन होगा तो जितना माइनस होगा उसको प्लस कर देंगे। देखो ये कैसा है, पॉजिटिव आयन है, 2 प्लस है तो 2 माइनस कर दो, 8, 9, 16, यानी ये भी 14 इलेक्ट्रॉन है। आप बताओ सब में 14, 14, 14। वैसा स्पीसीज जिसमें इलेक्ट्रॉन सेम होता है उसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहते हैं, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर सारे का क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर जो N2 का होगा वही CO का होगा, वही O2+2 का होगा। अब कितना बॉन्ड ऑर्डर इन लोगों का होगा बताए हैं, जिस स्पीसीज का इलेक्ट्रॉन 14 होता है उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, तो इनका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ध्यान से सुनिए, जो बात मैंने बोला है एकदम दिमाग में अच्छे तरीका से बैठा लो। ज्यादा N+N(-Na)/2 और सिग्मा स्टार करने की कोई जरूरत नहीं है। जो टर्म बोल रहे हैं उसको बैठाइए। 14 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। फिर मैंने बोला कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज जिसमें इलेक्ट्रॉन सेम होगा उसका बॉन्ड ऑर्डर भी सेम होगा। 14 के बाद 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। आप जैसे जा रहे हो तो 14 का तो पहले बोल दिया था फिक्स,
3। 0 4 8 20 का भी मैंने फिक्स कर दिया है, बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है। जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। अब जरा ध्यान से देखो, 15 है तो 14 15 16 17 18 19 20, 14 से 20 तक जा रहा है। देखो यहाँ पे देखो बॉन्ड ऑर्डर 3 है, 14 वाले का पहले लिखवा दिए हैं, बॉन्ड ऑर्डर 3 है, ये जुबान पे रखना है, सबसे मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर 3 है। अब जरा ध्यान से देखो, 0.5 माइनस करो तो 2.5, इसमें से माइनस करो 16 वाले में तो 2.5 में से 2, तो यहाँ देखो 2 हो जाएगा। फिर 2 में से 0.5 माइनस करो तो 1.5, 1.5 में से माइनस करोगे ये हो जाएगा 1, 1 में से 0.5 माइनस करोगे 0.5, 0.5 में से 0.5 माइनस कर दोगे 0। अब देखो ये 14 है तो यहाँ पे एक एक से बढ़ रहा था, एक एक से घटाते जाओ, 13 12 11 10 9 8, ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है। तो देखो जो 15 का बॉन्ड ऑर्डर होगा वही 13 का होगा, 16 वाला का 12 वाला के बराबर, 17 वाला का 11 वाले के बराबर, 18 वाला का 10 वाले के बराबर, 19 वाले का 9 वाले के बराबर, 20 वाले का 8 वाले। और दूसरा याद रखिएगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन का वैल्यू सेम होता है उसका बॉन्ड ऑर्डर भी सेम होता है। और वैसा स्पीसीज जिसमें इलेक्ट्रॉन सेम होता है वैसे स्पीसीज को हम लोग क्या कहते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट टर्म की ओर बात करते हैं हम लोग, अगला टर्म पे बात कर लें हम लोग। यहाँ तक तो बात समझ में आ गया होगा। जैसे कि मान के चलो अब एक दो टर्म समझो, जैसा कि कुछ रिलेशन देखने जा रहे हैं। जैसे बॉन्ड ऑर्डर के साथ बाबू बॉन्ड लेंथ का रिलेशन क्या होता है कि किसी बॉन्ड ऑर्डर के साथ बॉन्ड लेंथ का रिलेशन उल्टा होता है। मतलब जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, कम होगा। पहले बैठा लीजिए, बॉन्ड ऑर्डर के साथ बॉन्ड लेंथ का रिलेशन इनवर्सली है। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा, किसी भी सिस्टम में बॉन्ड ऑर्डर के बढ़ने से स्टेबिलिटी बढ़ता है। और तीसरा याद रखिएगा कि किसी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डायरेक्टली होगा। जिसमें ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर जिसका ज्यादा है उसका मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा है, तो ज्यादा बॉन्ड है तो जल्दी टूटेगा नहीं, तो स्टेबल है। अगर ज्यादा बॉन्ड है तो उसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होगा, सिंपल सी बात है, ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगा तो उसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या कहेंगे, डायरेक्टली होगा। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के साथ भी रिलेशन कैसा होने वाला है, डायरेक्टली होने वाला है। तो पहले ये बात को बैठा लीजिए, बॉन्ड ऑर्डर का बॉन्ड लेंथ के साथ कैसा रिलेशन, बॉन्ड लेंथ के साथ इनवर्सली, स्टेबिलिटी के साथ डायरेक्टली, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के साथ भी कैसा बोलेंगे, डायरेक्टली होगा। तो पहले तो ये फैक्टर को अच्छा से बैठा लेना। अब जैसे कि मान के चलो मैंने सबसे ज्यादा जो आपकी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है ऑक्सीजन से रिलेटेड, इसको तो बैठा ही लेना यार, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन वाला। ये एकदम जुबान पे होना चाहिए, एकदम सेट होना चाहिए, क्योंकि आप पेपर उठा के देखो सबसे ज्यादा पूछा गया ऑक्सीजन से। तो देखो इसमें कैसे दिमाग में बैठाना है, सबसे पहले आप ज्यादा प्लस से कम की ओर बढ़ते जाओ। कैसे बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना है। जैसे कि मान लो कि हमने स्टार्ट किया O2 पे 2+, O2 प्लस, फिर क्या बोल रहे हैं O2, फिर क्या बोल रहे हैं O2 माइनस, फिर क्या बोल रहे हैं O2 पे 2 माइनस। तो आप देखो क्या हो रहा है, 2 प्लस 1 प्लस 0 माइनस 2 माइनस। अब अगर आप ऐसा देख लिए हो तो बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि इलेक्ट्रॉन कितना कितना होगा तो बताना, इसमें इलेक्ट्रॉन निकालो। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, 8 दूना 16, और 2 माइनस है 2 प्लस है, जितना प्लस होगा उतना माइनस करना। फिर से देखो 8 दूना 16, 2 प्लस है 2 माइनस कर दोगे तो 14 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ देखो 8 दूना 16, 1 प्लस है तो 1 माइनस करोगे तो 4, मतलब 16 में से 1 गया 15। फिर देखो यहाँ पे 8 दूना 16, फिर देखो यहाँ पे बात करो O2, तो क्या लिखेंगे 8 दूना 16, 1 माइनस है तो 1 प्लस कर दो 17। फिर देखो यहाँ पे 8 दूना 16, 16 दो 18। मैंने बोला भी था बॉन्ड ऑर्डर के लिए, क्या बताया था आपको, याद कीजिए। बॉन्ड ऑर्डर मैंने बोला था इसका 3 होता है और 14 से इंक्रीज करेगा, 14 15 16, 14 से 20 तक 0.5 से घटाते जाने। फिर से बोल रहे हैं 14 से 20 तक में 0.5 से घटाते जाओगे तो 3 है, इसमें 0.5 घटाओगे तो ये हो जाएगा 2.5, इसमें भी 0.5 घटाओगे तो ये हो जाएगा 2, इसमें 0.5 घटाओगे तो ये हो जाएगा 1.5, इसमें 0.5 घटाओगे तो ये हो जाएगा 1। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है, पहला क्वेश्चन बनेगा बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर बताओ। बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा किस में आ रहा है, O2 पे 2+ में, फिर किस में आएगा O2 प्लस में, फिर किस में आएगा O2 में, उसके बाद किस में आएगा O2 पे माइनस में, फिर किस में आएगा O2 पे 2 माइनस में। पहला तो हो गया बॉन्ड ऑर्डर का, ये ऑर्डर मैंने बता दिया। उसके बाद अगर आपसे पूछ ले ये बॉन्ड ऑर्डर के बाद
जो भी फैक्टर पूछ ले आप आसानी से बता सकते हो। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा बॉन्ड लेंथ कम होगा, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। बॉन्ड ऑर्डर के बढ़ने से बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मतलब बॉन्ड को तोड़ने वाला एनर्जी ज्यादा होगा। बाबू फिर से बोल दे, ऑक्सीजन वाला जो है ये गजब का इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इससे डायरेक्ट पूछ लिया करता है, तो क्यों ना आप इस टर्म को ही बैठा लो, जो बोल रहे हैं इस टर्म को एकदम अच्छे तरीका से बैठा लीजिए। तो पहला तो आपने देखा, क्या क्या देखा जल्दी से एक समरी फॉर्म में बता देते हैं। 14 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर क्या बोला मैंने, 14 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर 3। मैंने बोला अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक मिल जाए तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक वाले में क्या बोले हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं किसको है, जिसमें सेम इलेक्ट्रॉन होता है उसको आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट जरा ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम ये कह सकते हैं 14 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर 3, आइसो इलेक्ट्रॉनिक में बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा। अगला आप ये कह सकते हो कि 0, 4, 8, 20 अगर किसी के पास इलेक्ट्रॉन है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 0 हो जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर 0 का मतलब वो नॉट एग्जिस्ट, ये सब बता दिए हैं आपको। अब इसको बैठा लीजिए। बॉन्ड ऑर्डर अगर बढ़ रहा है तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, स्टेबिलिटी, बॉन्ड लेंथ घटेगा सॉरी, स्टेबिलिटी बढ़ेगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी बढ़ेगा। तो चलिए ये हो गया।